ऋषियों की विरासत को, क्रांतिकारियों की शहादत को आज कौन कमज़ोर कर रहा मेरे देश की युवा ताकत को। एक वो थी 21 साल की जो जान पर खेल गईं, एक ये हैं 21 साल के जो वीडियो गेम खेलते हैं। वो आजाद को नहीं जानता, वो बिस्मिल को नहीं जानता, वो सूर्य सेन को नहीं जानता, वो प्रीतिलता को नहीं जानता, तो वो जानता किसको है? अविरल प्रकाश हैं, 28 वर्षीय। कहते हैं सर, एक बड़े ज़रूरी मसले पर आपकी राय चाहिए। बात थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। मैं दिल्ली की एक अपर मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली से हूँ। उम्र मेरी 28 है। आज से 20 साल पहले जब पापा, चाचा और बड़े भाइयों को देखता था घर में, तो उनके बिहेवियर और कैरेक्टर में थोड़ी गंभीरता, थोड़ी गहराई, थोड़ा बड़प्पन होता था। हमें नाज होता था अपने घर के जवान लोगों की ताकत पर। आज 20 साल बाद अपने टीनेज भांजों, भतीजों और कज़िन्स को देखता हूँ जो 12 से 22 साल के हैं, तो पाता हूँ कि ये लोग ऊपर से तो कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव और डिमांडिंग हैं, पर भीतर से डरे हुए और कमज़ोर हैं। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज दोपहर ही मेरे टीनेज भतीजे को सीवियर डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है और ये लड़का एकदम कूल और कॉन्फिडेंट बनकर घूमता था। इससे पहले घर का एक दूसरा टीनेज बच्चा शराब और ऑनलाइन सेक्स के मामले में कुछ दिन फंसा रहा। हमारी पढ़ी लिखी कल्चर्ड फैमिली है, फिर भी ये लड़के घर में अब घटिया लैंग्वेज में बात करते हैं। कल्चरल और ग्लोबल अवेयरनेस इनकी ज़ीरो है और अब ये डिप्रेशन का केस। हम शॉक में हैं। हमें तो पता ही नहीं चला ये क्या हो गया पिछले 20 साल में। कौन जिम्मेदार है? अविरल, तुम्हारे घर में ही नहीं हो रहा, भारत में, दुनिया भर में हो रहा है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने पाया कि इस 12-13 साल की अवधि में ही टीनेजर्स में और जवान लोगों में डिप्रेशन के मामले 52% से 63% तक बढ़े हैं। बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। क्यों डिप्रेशन इतने ज़बरदस्त तरीके से फैला है युवाओं में और किशोरों में, टीनेजर्स में? तो स्टडी कहती है कि संभवतः, मोस्ट प्रोबेबली, कारण है सोशल मीडिया। प्रोफेसर जीन ट्वेंगी हैं, उन्होंने किताब लिखी है जिसका उन्होंने शीर्षक दिया है कॉन्फिडेंट, असर्टिव एंड एंटाइटल्ड एंड मोर मिजरेबल देन एवर बिफोर। उसमें उन्होंने बताया है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था 1930s का। उस समय भी तनाव के, एंजाइटी के जो स्तर थे युवाओं में, उससे भी 5 गुना ज़्यादा तनाव है आज के युवा में। स्थिति ये है इस समय कि हर 100 मिनट में डिप्रेशन के कारण एक किशोर, एक टीनेजर आत्महत्या कर रहा है। 20% टीनेजर्स कभी न कभी डिप्रेशन से होकर गुजरे ज़रूर हैं। आत्महत्या की दर 1990 के दशक में कम हो रही थी और 2000 के बाद दोबारा बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि 15 से 24 आयु वर्ग के लोगों में, किशोरों में, ये मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। तो ये अचानक क्या हुआ कि 1990 के दशक में तो जवान लोगों में आत्महत्या की दर हो रही थी कम, और सन 2000 लगने के बाद वो दर बदल गई, बढ़ने लग गई। क्या हुआ? तो वहाँ पर भी कारण वो सोशल मीडिया ही है। पिछली पूरी शताब्दी में IQ लेवल्स
दुनिया की आबादी के लगातार बढ़ते रहे। इसको फ्लिन इफेक्ट बोलते थे। लेकिन बहुत एक अजीब चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि सन 2000 के बाद से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका आईक्यू लगातार घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, और बढ़ता जा रहा था। 100 साल से बढ़ रहा था, 100 साल से बढ़ रहा था। पिछले 20-25 साल में अचानक घटना शुरू हो गया। ये जो हमारे टीनेजर्स हैं और ये जवान लोग हैं, ये लगातार डम्ब होते जा रहे हैं, इनका आईक्यू गिरता जा रहा है। कारण कोई समझ नहीं पा रहा। पोषण, न्यूट्रिशन पहले से बेहतर हुआ है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन के स्रोत पहले से कहीं ज्यादा खुल गए हैं, तो आईक्यू तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन 25 साल में आईक्यू लगातार गिरता जा रहा है। और यहां पर भी अनुमान यही है कि कारण है सोशल मीडिया। समझ रहे हो? अब सोशल मीडिया अपने आप में डिप्रेशन का, आत्महत्या का, गिरते आईक्यू लेवल्स का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? हम किशोरों की, टीनेजर्स की और यंग एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। ये इम्प्रेशनेबल होते हैं, ये जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और ये उत्सुक होते हैं, ये दुनिया की ओर देख रहे होते हैं, कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और अभी इनमें इतनी बुद्धि, इतना विवेक नहीं होता है कि ये साफ समझ पाएं कि इनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बात समझ रहे हो? लेकिन संगति इनको चाहिए। आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को आदर्श इनको बनाना है, तो उसके लिए ये जाते हैं सोशल मीडिया की ओर। अब होता क्या है सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पर क्या नहीं होता, पहले ये देखो। तो अविरल, अगर तुमने बात करी है अपने भांजों भतीजों की, उनसे अगर मैं पूछूं कि खुदीराम बोस के बारे में जानते हो, तो तुम्हारा मुंह ताकने लगेंगे। वो कहेंगे ये किसकी बात कर रहे हो? खुदीराम बोस पता है कौन है? वो भी एक टीनेजर ही थे, 18 साल के टीनेजर थे जिन्होंने शहादत कबूल ली थी, अंग्रेजों के हाथों मारे गए थे। पर इस टीनेजर का नाम तुम्हारे घर के लड़कों को नहीं पता होगा। इसी तरीके से मैं अगर उनसे पूछूं कि मुझे बताओ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कितने साल के थे जब फांसी पर चढ़े थे, तो ये भी तुम्हारे घर के जवान लड़कों को नहीं पता होगा, जबकि ये तीनों ही 22-22, 23-23 साल के थे और 23 ही मार्च को फांसी पर चढ़ गए थे। अब टीनेजर को या यंग एडल्ट को संगति चाहिए। सवाल ये उसे किसकी संगति मिल रही है? इन जैसे टीनेजर्स की संगति मिल रही है क्या उसको? और बहुत जबरदस्त किशोर और युवा हुए हैं भारत के और दुनिया के इतिहास में। मैं उनका नाम लेता चलूंगा। मैं अगर अभी तुमसे पूछूं कि विनय बसु के बारे में बताओ, तो ये नाम ही शायद तुम्हारे भांजे ने तो छोड़ दो या भतीजे ने, अविरल तुमने खुद न कभी सुना हो कि विनय बसु ये कौन है। विनय बसु एक बहुत जबरदस्त जवान क्रांतिकारी थे और उनके साथ नाम अमर है बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता का। आप कहेंगे बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता एकदम ही सुने हुए नाम नहीं है, तो थोड़ा सा जा करके इंटरनेट पर पढ़िए तो सही, या कोई किताब लेकर के पढ़िए तो सही। बैटल ऑफ द वेरांडा, कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग का आपने नाम सुना होगा। वहां पर ये तीनों युवा क्रांतिकारी घुस गए थे और आईजी सिम्पसन था, जिसने बहुत क्रूरता पूर्वक दमन कर रखा था भारतीयों का और जेलों में बंद क्रांतिकारियों का। तो वहां घुसे और राइटर्स बिल्डिंग आप जानते ही हैं कलकत्ता की कैसी है। वहां उसको गोली मारी और उसके बाद वहां मौजूद और
उस जगह पर धावा मारने पहुंचे बड़े सशक्त पुलिस बल से कुछ देर तक लोहा लेते रहे। उसके बाद तीनों अपनी मर्जी से शहीद हो गए और विनय बसु ने खुद को गोली मारी, उसके बाद भी जिंदा रह गए। अंग्रेज उन्हें पकड़ करके अस्पताल में भर्ती कराए। उनको जहां गोली लगी थी वो उस जगह को जानबूझ करके अपने हाथों से लगातार खोदते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। ये भी तो एक जवान आदमी है ना। और इनके साथ दो टीनेजर थे, 18 साल के ये लड़के थे, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता। 18 साल समझते हो, 12वीं का लड़का। इनके बारे में क्यों नहीं पता है हमारे आज के टीनेजर्स को? क्या वजह है? और ये बड़ी जबरदस्त कहानी है। टीनेजर्स की भाषा में कहें तो इम्प्रेसिव भी है और इंस्पिरेशनल भी है, लेकिन फिर भी हमें इनका कुछ पता नहीं। यतीन्द्र नाथ थे, उन्होंने कहा कि जेलों में क्रांतिकारियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है, तो अनशन करेंगे। और वो अनशन उनका ऐसा था कि 63 दिनों तक उन्होंने कुछ अपने भीतर जाने नहीं दिया। उनकी नाक के भीतर नली लगा करके कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की जाती तो खांसना शुरू कर देते जोर से। 63 दिन समझते हो, 63 दिन बिना कुछ खाए पिए रहना। और ये 24 साल के थे। एक बार में फांसी पर झूल जाना या गोली खाकर मर जाना तो फिर भी अपेक्षाया थोड़ा आसान है। 63 दिनों तक धीरे धीरे जानबूझ करके मौत की ओर बढ़ना, समझो तो 24 साल का लड़का ही है। इनके बारे में पता ही नहीं होगा ना। मैं भी पूछूं सूर्य सेन के बारे में बताओ, निर्मल सेन के बारे में बताओ, तो कुछ नहीं बता पाएंगे तुम्हारे घर के टीनेजर्स और लड़के। तो इनकी संगति तो नहीं ही कर रहा है आज का युवा वर्ग। किसकी संगति कर रहा है? इस सवाल के साथ रहो, किसकी संगति कर रहा है? टीनेजर है आज का, वो इन टीनेजर्स की संगति तो नहीं कर रहा है और इनको तो अपना रोल मॉडल नहीं मान रहा है। तो आज का जो टीनेजर है वो फिर संगति कर किस टीनेजर की रहा है? क्योंकि किसी की तो कर रहा है। लड़कियों की, महिलाओं की ओर देखूं तो शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये 15 साल की लड़कियां थीं। 18 की उम्र में 12वीं में होते हो अगर, तो 15 की उम्र में तो 9वीं 10वीं में होते हो। और 15 की उम्र में इन्होंने जा करके गोली चला दी थी सीधे और जेल चली गई थी। अंग्रेजों पर सीधे गोली चला दी थी। और ये वो उम्र है जब आज की टीनेज लड़कियां ऐसा व्यवहार कर रही होती हैं अधिकतर जैसे अभी छोटी सी नन्ही सी डॉल हों, गुड़ियां हों। कनकलता बरुआ का नाम ही नहीं सुना होगा इन टीनेज लड़के लड़कियों ने। मृत्यु वाहिनी की सदस्य थीं और 17 की उम्र में प्रदर्शन कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रही थी, हाथ में तिरंगा लेकर के। गोली खाई और अंग्रेजों ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि अगर निकलोगे सड़क पर तो गोली खाओगे। चेतावनी के बावजूद निकली, सामने से गोली खाई और सड़क पर ही वीर गति को प्राप्त हो गई। और ये 17 साल की है। क्या इनके बारे में जान रहे हैं आज के टीनेजर्स? इनके बारे में तो नहीं जान रहे। मैं अभी कहूं कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीतिलता वादेदार, इनका नाम भी सुना है आज की किशोर टीनेज लड़कियों ने। 21 साल की थी प्रीतिलता। सूर्यसेन के कहने पर चटगांव में जो ब्रिटिश क्लब था, एंटरटेनमेंट क्लब, उसमें जाकर के बम लगाई, फायरिंग करी। और जब क्लब के भीतर से जवाबी फायरिंग होने लगी, एक गोली उनको लग गई तो साइनाइड खा करके जान दे दी। एक वो थी 21 साल की जो जान पर खेल गई,
एक ये हैं 21 साल के जो वीडियो गेम खेलते हैं। ये तो 21 की थी, और कल्पना दत्त और बीना दास इनके साथ जब थी तो वो 18 साल की थी। 18 की साल में ज़बरदस्त तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में उतर भी गई, पकड़ी भी गई, जेल भी हो आई। इनके बारे में हमारा टीनेजर नहीं जान रहा है। उस सवाल के साथ रहना कि इनके बारे में हमारा जो टीनेजर है, जो किशोर है, वो क्यों नहीं जान रहा है, और जबकि इनकी कहानियां ऐसी हैं कि जानने लायक हैं। एक बार आप इनकी कहानियों के साथ हो लो तो उसके बाद दुनिया भर की जो बेहुदा दो कौड़ी की खुराफाती कहानियां हैं वो आपके दिमाग से तुरंत उतर भी जाएंगी, लेकिन फिर भी ये कहानियां नहीं पता है। ये तो हो गई स्वतंत्रता सेनानियों की बात। इसी तरीके से अगर मैं विज्ञान के क्षेत्र में आऊं तो ब्लेस पास्कल ने 19 की उम्र में, और हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी की, 19 की उम्र में 17वीं शताब्दी में एक कैलकुलेटर तैयार कर दिया था जो अबैकस का विकल्प हो सकता था। जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने पहला हाइड्रोजन बम तैयार कराया और जो पहले कुछ कंप्यूटर्स को बनाने में काफ़ी अग्रणी रहे थे, उनके रिसर्च आर्टिकल्स उनकी टीनेज में ही प्रकाशित होने शुरू हो गए थे। भारतीयों की बात करें तो सीवी रमन अपने 30s में ही थे, 40 के नहीं हुए थे जब उन्होंने रमन इफेक्ट खोज निकाला था, जिसके लिए फिर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इनके बारे में क्यों नहीं पता है, इनकी कहानियां क्यों नहीं पता है हमारे किशोरों को? इनके साथ हम क्यों नहीं सोशल मीडिया पर समय गुजार रहे? महिलाओं में अगर याद करना हो तो मारी क्यूरी, मारिया एग्नेसी, ये इतनी जबरदस्त टीनेजर्स थीं कि 15-16 साल का कोई भी लड़का या लड़की इनकी संगत पा करके धन्य हो जाए, खुश हो जाए, फूला नहीं समाए। मारिया एग्नेसी के बारे में विख्यात है कि वो जब 13-14 साल की थीं तो उनके घर में लोग आए और कोई उनसे बोले, जो कि होता है, अब नई नई लड़की अभी किशोर हो रही है, एडोलेसेंस में जा रही है, क्या वो नाचें। तो वॉल्ट्स करते वक्त वो न्यूटन की ग्रेविटी की चर्चा करने लग जाती थी, और कहते हैं कि जो एक बार उनके साथ नाच लेता था वो फिर दोबारा कभी उनका हाथ नहीं मांगता था नाचने के लिए। लड़के आते थे, कहते थे आओ नाचो, तो कहती थी ठीक है आओ नाचते हैं, और नाच रही हैं और चर्चा वो सारी कर रही हैं फिजिक्स पर। कोई लड़का ऐसा होता ही नहीं था कि कहे कि अब दोबारा भी नाचना है। इनके बारे में क्यों नहीं आज की लड़कियों को पता है, कहिए? और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कहूं तो फिर तो न जाने कितने उदाहरण हैं। विवेकानंद 30 का होने से पहले पहले पूरा भारत भ्रमण कर चुके थे, और 40 का होने से पहले पहले अपनी जीवन लीला पूरी करके अपना सब संस्थापना का और किताबों का काम करके इस दुनिया को विदा भी दे चुके थे। आदि शंकर बहुत ही छोटी उम्र में सब बातें समझ करके घर से निकल पड़े थे केरल से, और पूरे देश में घूम करके उन्होंने अद्वैत की बात करी, धर्म का प्रचार करा, और ज़्यादा जिए नहीं। 30-35 का होते होते उन्होंने भी दुनिया को विदा दे दी। अष्टावक्र हैं, नचिकेता हैं, ये सब शास्त्रों में आने वाले नाम हैं। इनमें ये बात साझी है कि बहुत ही छोटी उम्र में, किसी ने 8 की उम्र में, किसी ने 11, किसी ने 14 की उम्र में, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी, जिन्होंने बड़ी गहराई, बड़ी गंभीरता हासिल कर ली थी। जवानों के लिए ये क्यों नहीं आदर्श हैं? जवान इनकी कहानियां क्यों नहीं जानते हैं? इनकी संगति क्यों नहीं करते हैं?
बात समझ में आ रही है? कला के क्षेत्र से ले तो पिकासो एक जबरदस्त टीनेजर थे पिकासो। और चलो ऐतिहासिक चरित्रों की बात अगर नहीं भी करनी है, अगर वर्तमान के लोगों की ही बात करनी है, तो आज के टीनेजर्स को, जो आज के युवा वैज्ञानिक हैं, बिल्कुल कम उम्र के, जीवित और कम उम्र के, क्या उनके नाम भी पता है? मैं कहूं डेनियल हर्टाडो, नाम पता है क्या? क्यों नहीं पता है? सोरेन हॉबर्ग, नहीं जानते? क्या क्या बोल दिया? कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता है? वजह यह है कि दिमाग तो छोटा सा ही है ना, सीमित ही है। उसमें या तो ये चीज़ रह सकती है या ये चीज़ रह सकती है। फियोना बेक का नाम पूछो, कितने टीनेजर्स को पता होगा? नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हें कुछ और ही दूसरे टीनेजर्स हैं जिसकी संगति मिल रही है। अविरल, तुमने लिखा है कि हमें तो पता ही नहीं चला ये क्या हो गया, कौन जिम्मेदार है? बहुत चीज़ें जिम्मेदार हैं। दो तरीके से तो सोशल मीडिया ही जिम्मेदार है। पहला, सोशल मीडिया पर टीनेजर को दूसरों की बहुत ग्लोरीफाइड और नकली इमेज या छवि दिखाई जाती है, और फिर उसके ऊपर दबाव पड़ता है कि वो अपनी भी एक बड़ी, सुंदर, ताकतवर और नकली छवि प्रदर्शित करे। ये जो नकली छवि होती है, ये जिंदगी की ठोकरों का, जिंदगी के सवालों का सामना कर नहीं पाती, और जब वास्तविक जीवन से पाला पड़ता है तो ये छवि टूट जाती है। जब टूटती है छवि तो बड़ा दुख होता है, और जो युवा है, टीनेजर, वो फिर कई तरीके के रोगों से ग्रस्त हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। ऑनलाइन आप अपना एक पर्सोना बना कर रखते हो, जिसमें आप कूल हो, कॉन्फिडेंट हो, आउटस्पोकन हो, और जब आप ज़िंदगी में उतरते हो, सड़क पर उतरते हो, तो ये पर्सोना बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है, जिसका नतीजा होता है कि आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका आत्मसम्मान बिल्कुल बिखर जाता है, और आप मानसिक रूप से बहुत चोट पाते हो। दूसरा तरीका जिससे सोशल मीडिया टीनेजर्स को तबाह कर रहा है, वो है इन्फ्लुएंसर्स का। बहुत सारे मीडियोकर लोग होते हैं जो पाते हैं कि जहरीले शब्द, विचार और छवियाँ बेचकर, प्रचारित करके वो भी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। ये सफलता उनको वरना मिलनी नहीं थी, तो फिर वो जल्दी से प्रसिद्धि और पैसा दोनों अर्जित करते हैं, जहरीली धारणाएं और जहरीले ख्याल और जहरीले तरीके का व्यवहार प्रचारित करवा के युवाओं में और टीनेजर्स में। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये रोल मॉडल बन जाते हैं, ये दिखा करके कि देखो, सस्ते और घटिया तरीक़ों का इस्तेमाल करके भी सफलता पाई जा सकती है। तो फिर बहुत सारे टीनेजर इनका फॉर्मूला कॉपी करने लग जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि ज़िंदगी इनको तो सफलता दे नहीं रही है उस फॉर्मूले पर चल करके, और तब इनको झटका लग जाता है, ये भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो जो इन्फ्लुएंसर है वो तो खूब पैसा बना गया टीनेजर्स के दिमाग में जहर घोल करके, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ है टीनेजर को, उसको ठीक होने में हो सकता है बहुत साल लग जाएं। किस हद तक घातक हैं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ। भारत में टीनेजर्स की संख्या करीब 20 करोड़ की है। इन 20 करोड़ में से 10 करोड़ या 10 करोड़ से भी ज़्यादा टीनेजर्स किसी न किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो करते हैं। माने कि 50% या उससे भी ज़्यादा भारतीय टीनेजर गलत रोल मॉडल्स के प्रभाव में हैं, गलत आदर्शों के जहरीले प्रभाव में हैं हमारे टीनेजर्स। और ये टीनेजर्स जो
ऐतिहासिक या वर्तमान समय के वास्तविक महान लोग हैं उनसे कोई संबंध नहीं अनुभव करते। सर्वेज में पता चला है कि एक चौंकाने वाला अनुपात है इन टीनेजर्स का जिनको ऐतिहासिक या वर्तमान महान व्यक्तित्वों के नाम तक नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि वो जो सोशल मीडिया आइकन है इनका, वही इनके दिमाग में सबसे ज़्यादा जगह रखता है और ये सिर्फ उसी से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका जो भयानक निष्कर्ष है वो ये है कि भारत का भविष्य इन्हीं घटिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा निर्धारित हो रहा है। बहुत ही गैर जिम्मेदार और मूर्ख किस्म के लोग युवाओं में बहुत प्रसिद्ध होकर के यूथ आइकन बन गए हैं, कल्चरल ट्रेंड सेटर बन गए हैं। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत खतरनाक बात है। क्या सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नालायक और घातक ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बहुत बढ़िया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो बहुत जान लगा कर काम कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वीगनिज्म, क्लाइमेट चेंज, स्वास्थ्य, शिक्षा, अध्यात्म आदि के क्षेत्र में। लेकिन ये जो असली हीरो हैं इनको ज़्यादा फॉलोअरशिप या अटेंशन मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? प्रमुख कारण तो यही है कि जो हमारा यूथ है उसके दिमाग को गलत रोल मॉडल्स ने घेर रखा है। तो फिर सही चीज़ की ओर जाने के लिए जगह, स्थान उपलब्ध ही नहीं है। अगर 80 का दशक होता, 90 का दशक होता, तो तुम्हें पता होता ना कि तुम्हारे घर के बच्चों से कौन मिलने जुलने आ रहा है, तब साफ पता होता। आज तुम्हें नहीं पता लगता क्योंकि तुम्हारे घर के टीनेजर से और जवान लड़कों से जो लोग मिलने आ रहे हैं वो दरवाजे से नहीं आ रहे हैं, वो गैजेट से आ रहे हैं, वो मोबाइल की स्क्रीन से आ रहे हैं, तुम्हें नहीं पता लगता। और आज तुम्हारे घर के बच्चों से मिलने वो आ रहे हैं जो अगर 80-90 के दशक में दरवाजे से मिलने आ रहे होते तो तुम कहते मोहल्ले के इस लफंगे से तेरी संगति है, इस लफंगे को भी जूता मारूंगा और तू भी चाटा खाएगा। हुआ करते थे ना बिगड़े हुए लड़के, फूहड़, बदमिजाज लड़के, जिनके साथ अगर आपके घर का बच्चा पाया जाए तो आप कहते थे इसकी संगति खराब हो गई है, वो संगति में फंस गया है। और आप तो कहते थे, पड़ोस वाले आकर के चेतावनी देते थे कि आपके लड़के की संगति गलत हो गई है। वो जो 80-90 दशक के फूहड़ लड़के थे आज वो सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं, जो उस जमाने में इधर से गरियाए जाते, उधर से लतियाए जाते, जिनको कोई अपने घर में घुसने न देता, आज वो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सेलिब्रिटीज़ हैं। उनके मिलियंस में नहीं, उनके करोड़ों में फॉलोअर हैं। और ये फॉलोअर जानते हो कौन है अविरल? ये फॉलोअर हैं तुम्हारे भांजे, भतीजे, कजिन्स। सारी जिंदगी, सारी किस्मत तुम्हारी इसी बात से तय हो जाती है कि तुमने किसको अपना आदर्श बना लिया और किसकी संगति स्वीकार कर ली। और मैं दोहरा के कह रहा हूं कि एक टीनेजर और एक जवान आदमी जबरदस्त तरीके से इम्प्रेशनेबल होता है, वल्नरेबल होता है। उसको जिसकी संगत मिल गई वो वैसा ही हो जाएगा। और सोशल मीडिया की प्रकृति कुछ ऐसी है कि वहां जो चल रहा होता है वो और ज्यादा चलने लग जाता है, ट्रेंडिंग हो जाता है। और हमारी प्रकृति ऐसी है कि हमको बुराइयां ज्यादा आसानी से आकर्षित करती हैं बजाय अच्छाइयों के। अब इन दोनों बातों को मिला करके देखो क्या मिलता है। हम सोशल मीडिया पर उसी माल मसाले की ओर जाएंगे
जो घटिया स्तर का है। कुछ लोगों को अपवाद स्वरूप छोड़ दो। एक टीनेजर 99% संभावना है कि किसी घटिया चीज की ओर आकर्षित होगा सोशल मीडिया पर, और जब वो घटिया चीज की ओर आकर्षित होगा तो वो जो घटिया चीज है उसको 10 और लोगों को रिकमेंडेशन में दिखाएगा। 10 और देखेंगे, उसमें से 8 उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि घटिया चीज आकर्षक भी होती ही होती है। और फिर वो चीज फैलने लगेगी, ट्रेंड करने लगेगी, और धीरे धीरे ये जो घटिया व्यक्ति होगा, जिसको मैं कह रहा हूं कि 80-90 के दशक में अगर दिख जाता आपका तो आप उसको जूते मार के अपने घर से निकालते कि खबरदार अगर तूने मेरे भतीजे को अपनी बुरी संगति दी तो। वो आज भी अगर आपके सामने सशरीर आ जाए आपके घर में, और आप उसकी भाषा सुन लें भद्दी, और आप उसके ज्ञान का स्तर देख लें, आप उसके मन का स्तर देख लें, तो आप आज भी उसे अपने घर से निकाल देंगे। पर वो आज आपके घर में, मैं कह रहा हूं, दरवाजे के माध्यम से आता ही नहीं, वो आज आपके घर में आपके टीनेजर के मोबाइल के माध्यम से चोरी छुपे आता है। और अब वो एक सेलिब्रिटी हो चुका है। जब वो एक सेलिब्रिटी हो जाता है तो उसको फॉलो करना और ज्यादा संभावित और आसान हो जाता है, क्योंकि आपका बच्चा कहता है कि भाई इतने लोग इसके पीछे हैं, वो भी मेरी उम्र के, तो जरूर इसमें कोई बात होगी। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर आपका बच्चा जहां भी जाएगा वहां उसको यही फूहड़ लफंगे दिखाई देंगे, क्योंकि भाई अब तो ये हो चुके हैं ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज। तो कहां तक आपका बच्चा इनसे बचा रहेगा? बड़ा मुश्किल है। ये कारण है कि वो सब कुछ देखने को मिल रहा है अमेरिका में, पूरी दुनिया में, भारत में, जो आज हमारे सामने आ रहा है। सोशल मीडिया का कितना जबरदस्त संबंध है डिप्रेशन से, अन्य मानसिक बीमारियों से, ये बात अब बस खुलनी शुरू हुई है पिछले 2-3 सालों से। देखिए, आपके ऊपर जब कोई खुला हमला करता है ना, तो आपको बात समझ में आ जाती है और आप उसके खिलाफ सुरक्षा का इंतजाम कर लेते हो, ठीक है ना। आपके देश पर कोई आक्रमण करे, चीन से, पाकिस्तान से, आपके घर पर कोई आक्रमण करे, तो आप उसके खिलाफ सीमाएं चौकस कर लोगे, दरवाजे बंद कर लोगे, ये सब कर लोगे। पर जब आपका दुश्मन आपके घर के भीतर घुस करके बैठा हो, आपके मोबाइल फोन के अंदर से बात करता हो, वो भी सेलिब्रिटी बन करके, तो आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपका दुश्मन है। बल्कि होगा ये कि लाखों करोड़ों लोग तो कह रहे हैं कि ये हमें जान से प्यारा है, ये हमारा स्वीट हार्ट है। टीनेज लड़कियों को भगत सिंह का पता हो ना हो, खुदीराम बोस का पता हो ना हो, विनय बसु का पता हो ना हो, पर वो कहेंगी नहीं, ये जो लफंगा है ये हमारा डार्लिंग है। उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी हैसियत है कि तुमने उसको सर पे बैठा रखा है। सचमुच ये वही लड़के हैं जिन्हें स्कूलों से निकाला जाता है, ये वही लड़के हैं जो तमाम तरीके के बाल सुधार गृहों में पाए जाते हैं, ये वही लड़के हैं जिनसे आप दुनिया के किसी भी विषय पर 2 मिनट कोई समझदारी की, तमीज की बात नहीं कर सकते। और आपने अपने घर के लड़कों बच्चों को इस तरह की लोगों की संगति में खुला छोड़ दिया है। और अब आप मुझसे सवाल लिख करके पूछ रहे हैं कि आचार्य जी हमें तो सदमा लग गया है, ये हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर के लड़के गाली गलौज देते हैं, गंदी भाषा में बात करते हैं, ऑनलाइन सेक्स और शराब में लिप्त पाए जाते हैं, सीवियर डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है, और क्या लिखा है, कल्चरल और ग्लोबल अवेयरनेस इनकी जीरो है। अब तुमको ये बात समझ में आ रही है? जब उनके हाथ में तुमने मोबाइल दिया था तब नहीं देखा था। चलो मोबाइल दे दिया तो दे दिया, मोबाइल तो बहुत अच्छी जानकारी का स्रोत भी हो सकता है, पर तुमने देखा था कि सोशल मीडिया पर तुम्हारे ये
छोटे भाई, कजिन्स, भांजे, भतीजे ये किसको फॉलो कर रहे हैं, ये देखा था। संगति का मतलब बस ये होता है कि पार्क में बाहर लड़का फुटबॉल किसके साथ खेल रहा है, या सबसे बड़ी संगति ये होती है कि वो सोशल मीडिया पर फॉलो किसको कर रहा है। देश का जो सबसे बड़ा लफंगा हो, अगर वो देश का सबसे बड़ा टीनेज सेलिब्रिटी भी बन गया हो, तो माँ बाप को समझ जाना चाहिए कि अब बहुत जबरदस्त खतरा है। समझ में आ रही है बात? और इस तरह के खतरे एक नहीं हजार हैं, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब इतना आसान हो गया है जिंदगी में सफल, सक्सेसफुल कहलाना कि कुछ नहीं करना है, आ जाओ सामने कैमरा रख लो और शुरू कर दो व्यर्थ प्रलाप, गाली गलौज, और रातों रात तुम स्टार हो जाओगे। तो फिर 1, 2 या 4, 5 स्टार ही क्यों हो, गली गली से स्टार क्यों नहीं निकलेंगे इसी तरीके के बेहुदे? यही तो अब रोल मॉडल्स हैं। और अगर इनको हर तरह की सफलता मिल रही है, पैसे की भी मिल रही है, ख्याति भी मिल रही है, ताकत भी मिल रही है, तो जो दूसरे टीनेजर्स या जवान लोग हैं वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलना चाहेंगे, बताओ? भाई कौन लंबी चौड़ी पढ़ाई लिखाई करे और एक बड़े लंबे रास्ते पर चल करके जिंदगी में सफलता हासिल करे? करना क्या है? क्या करना है चीज़ों को जान के? क्या करना है कि आप में दुनिया की समझ हो, विज्ञान की समझ हो, इतिहास की समझ हो, आर्ट्स की समझ हो, साइकोलॉजी की समझ हो। करना क्या है इन सब चीज़ों का? सबसे आसानी से तो हम खिंचते ऐब की तरफ ही है ना, बुराई की तरफ ही है। तो जो सबसे गंदी और घटिया तुम्हारी बुराई हो उसको आकर कैमरे पे प्रदर्शित कर दो, लोग आकर्षित हो जाएंगे। और सोशल मीडिया कंपनीज का इसमें फायदा ही फायदा है। भाई उनको तो अपनी व्यूअरशिप, मेंबरशिप, फॉलोअरशिप बढ़ानी है, ऐप को तो अपने डाउनलोड्स बढ़ाने हैं, वो चाहे जिस तरीके से बढ़ते हो। ये जो अभी चीनी ऐप्स बैन हुई हैं, सबको पता है कि इन पर अधिकांश मसाला किस किस्म का होता था, कैसा होता था। ऐसा होता था कि आप उस मसाले को देखें तो आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। बोलो, ऐसा होता था? तो ज्यादातर जो इन पर कंटेंट होता है वो बेहुदा ही क्यों होता है, क्रैप क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी फितरत ऐसी होती है कि हम बुराई की ओर ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसे में समझदार लोगों का फर्ज होता है कि वो घर के बच्चों को, टीनेजर्स को दिशा दे करके उनको सही संगति में लगाएं। वो दिशा आपने दी नहीं, आपको लगा वो वहाँ कोने में बैठ करके मोबाइल पर कुछ देख रहा है, कान में कुछ उसने लगा लिया है तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। उधम तो नहीं कर रहा ना, मार पिटाई तो नहीं कर रहा ना। आपको पता ही नहीं है कि उसके कान में जहर जा रहा है, और वो जो आंखों से अपनी देख रहा है वो बिल्कुल नारकीय है। आपको लगा नहीं कोई बात नहीं, माँ बाप यहाँ अपना टीवी देख रहे हैं, वो चंपू वहां पर बैठ करके यूट्यूब पर कुछ देखे जा रहा है। और फिर आपको बड़ा ताज्जुब होता है कि चंपू ने गाली गलौज कहाँ से सीख ली इतनी। अरे हमारी सोसाइटी में तो कोई इतनी गालियां देता नहीं, हमारा चंपू कहाँ से गालियां देने लग गया? वो सुन क्या रहा था यूट्यूब पर, आपने देखा ये? अब आपको ताज्जुब हो रहा है कि मेरा चंपू शराब में और ड्रग्स में कैसे फंस गया। जो तुम लिख रहे हो कि ऑनलाइन सेक्स में कैसे आ गया, क्योंकि ये सब बुराइयां एक साथ चलती हैं। तुम उसे एक चीज सिखाओ, दूसरी चीज की ओर अपने आप बढ़ जाएगा। ऊपर उठने में हमेशा मेहनत लगती है ना, नीचे गिरना तो आसान ही होता है। मेरी अपील है सब अभिभावकों से, गार्जियन से, कि खास ख्याल रखिए कि आपका एडोलेसेंट या टीनेज बच्चा, आपका किशोर ऑनलाइन किस तरह की संगति रख रहा है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप चौकीदार पुलिस बन के उसके ऊपर चढ़ जाएं, पर आपको पता तो हो कम से कम किसका फैन बन गया है वो आजकल, कौन उसकी नजर में सेलिब्रिटी है। क्योंकि तुम जिसके फैन बन गए हो तुम बिल्कुल वैसे ही हो जाने हो, पक्का समझ लो, वरना तुम फैन होते क्यों? कहीं ना कहीं तुम्हारी अभिलाषा है कि तुम्हें वैसा होना है। पहली बात तो नजर रखिए कि किसकी तरफ जा रहा है आपके घर का टीनेजर, और दूसरी बात, जिधर को जाना चाहिए उधर जाने के लिए उसे प्रेरित भी करें। आदमी के इतिहास में एक से बढ़कर एक जबरदस्त किशोर जवान लड़के लड़कियां हुए हैं, ऐसे हैं कि आप बिल्कुल उत्साह से, उमंग से, प्रेरणा से भर जाएं उनका जीवन देख करके। अक्सर उन्होंने बहुत छोटा ही जीवन जिया है, पर उनका वो छोटा जीवन भी आग की लपट की तरह रहा है। उनके संपर्क में आ करके आपके घर का बच्चा भी प्रकाशित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अभी मैंने जिन क्रांतिकारियों की बात की वो सब आपस में जुड़े हुए थे अधिकतर। उनको क्या मिली हुई थी? एक दूसरे की संगति। जैसे एक मशाल से दूसरी लौ जलती है। तो ये भी अगर महान हो पाए, ऊंचे हो पाए, जबरदस्त हो पाए, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इनको मिली सुसंगति का था। इनके ऊंचे आदर्श थे, बहुत ऊंचे आदर्श थे। उदाहरण के लिए, बंगाल के जिन क्रांतिकारी लड़के लड़कियों की मैंने बात की, उनमें से कई सुभाष चंद्र बोस से अभिप्रेरित थे। तो उनके सामने एक उच्चतर आदर्श होता था। कल्पना दत्त के सामने सूर्यसेन का आदर्श था। आप अपने बच्चे को जो आदर्श दे देंगे वो वैसा ही हो जाएगा, नहीं तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डिप्रेशन तो शुरुआत भर है, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ सावधान कर रहा हूं। जिस देश की जवान पीढ़ी बर्बाद हो गई, उस देश को अब दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, जो दुश्मन सीमा पार होता है वो कम खतरनाक होता है। जो दुश्मन आपके ही समाज में बैठ गया है, आप में से ही एक बन के, बल्कि रोल मॉडल और सेलिब्रिटी बन के, वो ज्यादा खतरनाक होता है। सचेत रहिए।